तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या करे थे कि कायरल कार्बन को, कायरल सेंटर को, चार कायरल कंपाउंड को चार टाइप्स में डिवीजन लिया। कौन कौन से डिवीजन थे? पहला क्या था? पहला था कायरल सेंटर हैविंग सिंगल कायरल कार्बन। उसके बाद हमने देखा कि मल्टीपल कायरल कार्बन, दो कायरल कार्बन की चर्चा कर रहे थे जो एक दूसरे से डिसिमिलर थे, एक दूसरे जैसे नहीं थे। आज हम जो तीसरा डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंपाउंड्स हैविंग टू कायरल कार्बन। दो कायरल कार्बन तो होंगे लेकिन वो दोनों में क्या विशेषता है कि दोनों सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे एक कंपाउंड ले रहा हूं मैं, ये कायरल कार्बन है क्या? यस, ये कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है ना। लेकिन दोनों में क्या विशेषता है कि दोनों एक जैसे है। कायरल कार्बन होने के लिए क्या होनी चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम होनी चाहिए और उस एटम से जुड़े हुए चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पे सर ये sp3 कार्बन है, हाँ है, CH3 OH और H है, और इस पे चौथा जो ग्रुप लगा हुआ है पूरा का पूरा ये सारे ग्रुप लगे हुए हैं, तो चारों अलग लगा हुआ है। sp3 कार्बन है, कायरल सेंटर हुआ। सेम कहानी यहाँ पर इस कार्बन पे H लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, CH3 है और ये एक बड़ा वाला ग्रुप है। चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप्स हैं तो ये भी कायरल सेंटर हुआ। और इसी का मैं ये दूसरा वाला जो मिरर इमेज ले रखा हूं मैं, यहाँ पर क्या किया कि बस थोड़ा सा कहीं पे एक कायरल सेंटर पे थोड़ी सी बदलाव कर दिया है ना। मतलब कि अगर मैं मोलिकुलर फार्मूला चारों का लिखूं तो सेम आएगा। कनेक्टिविटी भी चारों, हर प्रत्येक एटम का कनेक्टिविटी सेम है। मतलब कि ये चारों के चारों आपस में क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स हैं। अगर ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं तो हमें तय करना है कि स्टीरियो आइसोमर्स में भी कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट होगा इन दोनों के बीच में। तो आप तय करें, ये 1 नंबर, ये 2, ये 3 और ये हमारा 4 नंबर है। फटाफट अब तय करें क्या होगा, 1 और 2 के बीच कौन सा रिलेशन होगा। और हमने प्रीवियस क्लासेस में ये भी पढ़ा था ऑफलाइन क्लास में कि जो दो कंपाउंड आपस में मिरर इमेज होते हैं लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं वो क्या कहे जाते हैं? इनांसियोमर्स, है ना। और वैसे कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेज भी नहीं होते हैं वो क्या कहे जाते हैं? डायस्ट्रियोमर्स। तो आपको 1 और 2 में रिलेशन बतलाने हैं। रिलेशन बतलाना है 1, 2 में, 1, 3 में, 1, 4 में, 2 और थर्ड वाला में, 3rd 4 में रिलेशन बतलाना है। तो आपको क्या दिख रहा है 1 और 2 में? हाँ, जवाब करना है आपको, बोलना है। 1 और 2 में क्या दिख रहा है? 1 और 2 एक दोनों के मिरर इमेज है क्या? मिरर इमेजेस है। और आप बहादुर, आप भूल गए क्या कि फिशर को बिना प्लेन छोड़े हुए, बिना पेज को टर्न किए हुए 180 डिग्री से रोटेट किया जा सकता है। अगर मैं इसको ऐसे करके ऐसे रोटेट कर दूं तो एग्जैक्ट वही बन जाएगा क्या? क्या रोटेशन से कंपाउंड बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। एक दूसरे के मिरर इमेज हैं और सुपर इम्पोज वैसे। तो अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो एक दूसरे के ये मिरर इमेज तो थे लेकिन रोटेशन करके सेम आ गए थे। तो ये 1 और 2 क्या है? आइडेंटिकल है ना। अगर मिरर इमेज सुपर इम्पोज करे तो क्या होता है? वो आइडेंटिकल होता है। तो 1 और 2 आइडेंटिकल है, एक ही कंपाउंड है। कोई कह रहा है मिरर इमेज है, लेकिन मिरर इमेज तो है लेकिन क्या नॉन सुपर इम्पोजेबल है? नहीं। इसको मैं जब रोटेट कर दूंगा 180 डिग्री से बिना पेज को टर्न किए हुए, और अगर पेज को टर्न नहीं करूंगा तो ये बदलेगा नहीं, और बदलेगा नहीं तो मिरर इमेज ही रहेगा लेकिन एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर जाएगा। और अगर मिरर इमेज एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर जाए तो वह आइडेंटिकल होता है। 1 और 3 में क्या रिलेशन होगा? 1 और 3 में 1 और 3 1 और 3 में क्या रिलेशन होगा?
डायस्ट्रीमर्स होंगे क्या? 1 and 3 डायस्ट्रीमर्स क्या होता है सर? मिरर इमेज भी नहीं हो, एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स तो हो लेकिन एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं हो। स्टीरियो आइसोमर्स बोले तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, कनेक्टिविटी सेम। यस, स्टीरियो आइसोमर्स बोले तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम और कनेक्टिविटी सेम। 1 and 3 का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम आएगा, कनेक्टिविटी हर एटम के पास जो यहां पर है वहीं यहां पर भी है, कनेक्टिविटी सेम है। लेकिन सर स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो 1 and 3 एक दूसरे का स्टीरियो आइसोमर्स तो हुआ, अब स्टीरियो आइसोमर्स में कौन सा हुआ सर? अगर मैं मिरर यहां पे लगाता हूं तो सर ये नीचे वाले का तो मिरर बनते हुए दिख रहा है लेकिन ऊपर वाला बिना मिरर का दिख रहा है। मतलब कि वैसे दो स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज भी नहीं हो उसको क्या डिफिनेशन कहा गया? डायस्ट्रीमर्स। बहुत अच्छा, तो 1 and 3 डायस्ट्रीमर्स है। आपका जवाब बोल्ड होना चाहिए, आप बोल्डली जवाब करें, डायस्ट्रीमर्स। 1 and 4 में क्या रिलेशन होगा? 1 and 4 इज ऑल्सो डायस्ट्रीमर्स। ओके, टू एंड 3 में क्या रिलेशन होगा भाई? 2 and 3, हाँ हाँ, 2 and 3 भी डायस्ट्रीमर्स होगा क्या? वाह, गुड। जो मिरर इमेज नहीं है, स्टीरियो आइसोमर्स तो है, ये तो कंफर्म हो गया सारे के सारे एक दूसरे के, लेकिन सर ये मिरर इमेज नहीं है। तो वैसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज भी नहीं होता है वह क्या होता है? आपस में डायस्ट्रीमर्स होते हैं। 2 and 3 में क्या रिलेशन होगा? 2 and 3, 2 and 3 भी डायस्ट्रीमर्स। 3 and 4, 3 and 4 में क्या रिलेशन होगा? 3 and 4 में, 3 and 4 मिरर इमेजेस है क्या? मिरर इमेजेस है? यस सर, मिरर इमेजेस है। क्या एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर जाएगा क्या? कहीं भी आप टर्न करो, कुछ भी करो, सुपर इम्पोज नहीं करने वाले। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर इनांसियोमर्स। तो ये हमारा इनांसियोमर्स हुआ। तो दरअसल जो हम 4 कंपाउंड बनाए हैं इसमें से 4 में से तो ये दोनों एक ही हो गया। यस, मतलब कि ये अब एक हो गया, 2 3। तो ऐसे कंपाउंड जिसके पास 2 सिमिलर कायरल कार्बन होता है, 2 सिमिलर कायरल कार्बन है, यस, तो वह 3 अलग अलग स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म में पाए जाते हैं। 4 नहीं 3, है ना? 3 सर, ये और ये। अब इसमें क्या बात जरा देखना, मैं अगर किसी एक को लूं तो देखना जरा सा यहां पे क्या पीओएस मिल रहा है क्या? इसमें या इसमें दोनों सेम ही है क्या? आइडेंटिकल है। इसमें भी आ जाएगा क्या? बीचों बीच काट दूंगा तो सेम कंपाउंड सेम ऊपर नीचे मिल जाएगा। पीओएस प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री का मिलना किस चीज का गारंटी होना है? ऑप्टिकली इनएक्टिव का। मतलब कि यह कंपाउंड क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये कंपाउंड के बारे में क्या ख्याल है? इसमें पीओएस मिलेगा कि नहीं? हाँ जी, पीओएस नहीं मिलेगा। सीओएस मिलेगा कि नहीं? है ना? तो मैं बताया था फिशर में मत देखना, फिशर में सिर्फ पीओएस देखना। सीओएस देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको इसके वेज डैश में ले जाना पड़ेगा या सोहर्स में ले जाना पड़ेगा। सोहर्स में कौन सा फॉर्म सोहर्स में ले जाना होगा? स्टैगर्ड नहीं, इक्लिप्स में, क्योंकि इक्लिप्स का ही सिर्फ और सिर्फ फिशर बनता है। तो जब इक्लिप्स में ले जाओगे तो इसका बेटा नहीं मिलेगा हमको, क्या? सीओएस भी नहीं मिलेगा, है ना? तो फिशर में सिर्फ और सिर्फ पीओएस देख लेना, सीओएस मत देखना। यस, तो इसमें पीओएस नहीं मिलेगा, सीओएस नहीं मिलेगा, इसमें भी पीओएस और सीओएस नहीं मिलेगा। तो ये दोनों क्या हो गए? ऑप्टिकली एक्टिव हो गए। तो ऐसे कंपाउंड, कैसा कंपाउंड कि जिसके पास 2 कायरल सेंटर हो और दोनों का दोनों सिमिलर हो, वह 4 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करते, 3 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें एक ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और बाकी 2 ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इनांसियोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। यस, तो अगर तीसरा के साथ सबका रिलेशन क्या है? तीसरा के साथ देखो डायस्ट्रीमर्स, तीसरा के साथ डायस्ट्रीमर्स, तीसरा के साथ इनांसियोमर्स।
तीसरा और चौथा इनांसियोमर्स है ना, और इनांसियोमर्स क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। मतलब कि यह कंपाउंड क्या हुआ आपस में? ऑप्टिकली एक्टिव हुआ। ओके, तो फटाफट लिखा जाए, एक नोट लिखा जाए इस पे, इसके नीचे लिख लें, सच compounds always exist in such compounds always exist in such compound always exist in three stereoisomeric form. Such compound always exist in three stereoisomeric form, out of which three stereoisomeric form, out of which one is optically inactive, out of which one is optically inactive, while other two is optically active, while other two is optically active. अगर मैं इस सेंटर की बात करूं, ये तो ओवरऑल कंपाउंड क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसकी बात करूं या इसकी बात करूं, सेम बात होएगी क्या? यस, इस सेंटर की बात मैं करूं तो बेटा ये क्या है? कायरल कार्बन है क्या? कायरल सेंटर। ये सेंटर की मैं बात करूं तो ये कायरल सेंटर है क्या? तो दुनिया में ऐसे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड जिनके पास कायरल सेंटर होते हैं उनको नाम दिया गया मेजो। क्या बोला गया? मेजो कंपाउंड। दुनिया में ऐसे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड जिनके पास कायरल सेंटर हो, दैट्स कॉल्ड व्हाट? मेजो। ME, तो ये क्या है हमारे पास? MESO, मेजो कंपाउंड है। तो मेजो का डिफिनीशन आज से हम क्या रटेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड डिस्पाइट कायरल सेंटर। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कायरल सेंटर होने के बावजूद भी, यस, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्या? हाँ। लेकिन क्या इसके पास कायरल सेंटर है? हाँ, कायरल सेंटर है। हाँ, अगर सिंगल, मैं हमेशा चिल्लाते रहा कि अगर सिंगल कायरल सेंटर हो तो वह कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। यस, तो सर यहाँ पे सिंगल तो है नहीं, मल्टीपल है, तो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सर ये मल्टीपल कायरल सेंटर के साथ क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ओके, यहीं से एक नया डिफिनीशन निकला मेजो कंपाउंड करके। क्या कहते हैं मेजो कंपाउंड? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड डिस्पाइट कायरल सेंटर। ओके, तो हम मेजो के बारे में एक छोटा सा नोट्स लिख लें। लिखा जाए कंपाउंड 1 और 2, उसी के नीचे जो नोट्स हम लिख रहे थे उसी को पैराग्राफ चेंज करके कंटिन्यू करेंगे। कंपाउंड 1 और लिखना, एंड तो है ना, ये दोनों एक ही है। कंपाउंड 1 और 3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड 1 और 3 और 2, सॉरी, और 2 आर कंपाउंड 1 और 2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेजो कंपाउंड। फाइनल, कंपाउंड 1 और 2 is an example of मेजो कंपाउंड, is an example of मेजो कंपाउंड। सर ये मेजो कंपाउंड क्या होता है? सर डिफिनीशन लिख लीजिए एक बार। मेजो कंपाउंड क्या होता है? सच ऑप्टिकली inactive compound
सच ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड विच हैविंग कायरल सेंटर और कायरल कार्बन्स। इसी को दूसरे शब्दों में बोला जा सकता है ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड डिस्पाइट हैविंग कायरल सेंटर्स आर कॉल्ड मेजो। वैसे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड जिसके पास कायरल सेंटर हो वो क्या कहे जाएंगे? मेजो कहे जाएंगे। चलिए एक मैं मेजो का एग्जाम्पल दूं, जो मैंने लिखा था वहीं ले रहा हूं। ऑप्टिकली इनएक्टिव का क्या मतलब होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब ये होता है सर कि वह पीपीएल को रोटेट नहीं करेगा फाइनली। ये कंपाउंड हमने लिया था, आपको दिख रहा है इसमें कि अगर बीचों बीच काट दूं मैं तो इसमें पीओएस निकल जाएगा, और पीओएस का निकल आना बोले तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होना। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है सर, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन क्या इसके पास कायरल सेंटर है क्या? है ना। तो वैसे दुनिया के कंपाउंड जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं लेकिन उनके पास कायरल सेंटर होता है, उसको क्या डिफाइन कर दिया गया कि यह मेजो है और मेजो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, मतलब कि यह पीपीएल को रोटेट नहीं करेगा। अगर मैं इस सॉल्यूशन से पीपीएल को पास कराऊं तो आप बताओ कि पीपीएल रोटेट होकर के निकलेगा बाहर या विदाउट रोटेशन निकलेगा? विदाउट रोटेशन निकलेगा। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि सर ये सेंटर, अगर इतना सेंटर को काउंटर किया जाए, इतना सेंटर को, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है। यस, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। मतलब कि आप जरा सोचना खूब धैर्य के साथ कि पीपीएल जब अंदर घुसेगा ना तो यह अगर इसको +50 डिग्री से रोटेट करेगा तो यह इसको यह उसी कंपाउंड का यह हिस्सा उस पीपीएल को -15 डिग्री से रोटेट कर देगा। माने एक +50 बोले तो 15 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो यह 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर करके फाइनली जो पीपीएल का इमर्ज होगा, फाइनली जो सॉल्यूशन से पीपीएल निकलेगा वह बिना रोटेशन का निकल लेगा। यस, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि सर मेजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव तो होता है। यस, जैसे रेशमिक मिक्सचर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता था, लेकिन रेशमिक मिक्सचर के ऑप्टिकली इनएक्टिव होने के पीछे का क्या कारण था? दो अलग अलग कंपाउंड का अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन होना, मतलब कि वह एक्सटर्नल कंपनसेशन था। यस, एक मोलेक्यूल उसको क्लॉकवाइज रोटेट करता था तो दूसरा मोलेक्यूल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता था उसी सॉल्यूशन का। लेकिन यहां भी ऑप्टिकली इनएक्टिविटी तो है, लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव होने के पीछे का क्या लॉजिक है? इंटरनल कंपनसेशन। बोले तो एक ही मोलेक्यूल में कुछ हिस्सा पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो कुछ हिस्सा पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। हाँ या ना बोल? मतलब कि मेजो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ये सही बात है सर, लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव होने के पीछे का कारण क्या है? इंटरनल कंपनसेशन। यस, तो एक पॉइंट लिखा जाए और बोल्ड पॉइंट लिखा जाए, मेजो इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल। एक ही मोलेक्यूल के अंदर हो रहा है बेटा, है ना। रेशमिक मिक्सचर भी कंपनसेशन के कारण ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होता था, लेकिन उसमें दो अलग अलग मोलेक्यूल हिस्सा लेते थे तो उसको बोला गया एक्सटर्नल कंपनसेशन, अलग अलग मोलेक्यूल। और कोई मोलेक्यूल के अंदर ही घटना घट जाए उसको इंटरनल बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इंटरनल कंपनसेशन।
सर ऐसे मत कहो, मुझे दिखाओ कि ये प्लस 15 डिग्री कैसे रोटेट करेगा, ये -15। मतलब मेरा कहने का मतलब है, ये तो बस मान लिया था ना ये +15, अगर यह -15 रोटेट करता तब पक्का यह +15 रोटेट करता। मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट रोटेशन होगा, और जितना रोटेशन होगा मैग्नीट्यूड वाइज उतना ही होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा। चलिए सर, RS कॉन्फ़िगरेशन हमको पता है क्या, निकाल सकते हैं क्या? 1 2 3 4 नंबर कहां पे है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। कहां से कहां मूव करे? 1 से 3 डायरेक्ट। वाह, क्या आ रहा है? एस आ रहा है क्या? एस। यहां पर 1 2 यही होगा, 3 4। कहां से कहां मूव करे? 1 से 3। क्या आ रहा है बेटा? आर आ रहा है। एक दूसरे के अपोजिट आ रहा है क्या? तो एक दूसरे के अपोजिट आने का मतलब हुआ कि पीपीएल को यह अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो यह पक्का एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, अगर यह पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो यह पक्का क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। कभी मत सोचना कि एस बोले तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन नहीं, वो तो एक कन्वेंशन था ना, वो आरएस कन्फ्यूजन निकालने का विधि था कि अगर एंटी क्लॉकवाइज हम जाएं 1 से 3, अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है तब वह एस होगा। उसका रिलेशन कभी भी पीपीएल को रोटेशन से नहीं है। एस है तो क्लॉकवाइज भी रोटेट हो सकता है पीपीएल को, और एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेशन हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर यह एस है तो यह आर है, अगर यह क्लॉकवाइज +15 डिग्री रोटेट करेगा तो यह पक्का -15 डिग्री रोटेट करेगा। क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट इसके सेम है। यस, तो आप जरा फटाफट इसको लिख लें। लिखना क्या है? मुझे लगता है कि ये तो लिख लिए होंगे आप। यस, तो तीसरा प्रकार पढ़ करके हमने एक नया चीज सीखा। पहला में कुछ नई चीजें हमने नहीं सीखा था, दूसरा अगर प्रकार सीखा था तो उसमें 2 नई बातें सीखा था। कौन कौन सा? इनांशियोमर्स एंड डायस्ट्रियोमर्स। इनांशियोमर्स एंड डायस्ट्रियोमर्स। तीसरा सिमिलर वाला में पढ़ के देखा कि अगर सिमिलर हो तो वहां पे मेजो होने की संभावनाएं होती है। बेशक डायस्ट्रियोमर्स और इनांशियोमर्स भी हो सकता है और मेजो भी होता है। मेजो क्या होता है सर? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, वैसे कंपाउंड जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है लेकिन उसके पास क्या होगा? कायरल सेंटर होगा। कायरल सेंटर होगा, वो सारे कंपाउंड को मेजो कह दिया गया। तो मैं कुछ क्वेश्चंस दूं, आप करोगे? जैसे ही मेजो लिखा मिल जाए आपके नजर में चमक आ जानी चाहिए कि अच्छा कंपाउंड होगा जिसके पास कायरल सेंटर होगा, लेकिन फिर भी क्या होगा? वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा।
चलिए फटाफट आप करें। क्या होगा भाई? विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज मेजो? कौन होगा? मेजो। तो सर मेजो देखने के लिए सबसे पहले हमें ये तय करना होगा कि सर ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए। ऑप्टिकली इनएक्टिव, सिर्फ ऑप्टिकली इनएक्टिव होना ही शर्त है क्या मेजो कहलाने का? नहीं, ऑप्टिकली इनएक्टिव के साथ साथ कायरल सेंटर भी होना चाहिए, है ना? तो चलिए, क्या ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्या? रिंग दिखा गया है, रिंग बोले तो ये, अगर यह रिंग इस बोर्ड के प्लेन में है तो यह H और OH क्या होगा? बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। H अगर बाहर निकला हुआ है तो OH अंदर की तरफ धंसा हुआ है। यहां पर H बाहर निकला हुआ है तो OH अंदर की तरफ धंसा हुआ है। अगर मैं इस सेंटर से चलूं, इस कार्बन से, है ना सर, मिल जाएगा क्या हमको इसमें POS? जरा ऐसे इमेजिन करो, 6 मेंबर का रिंग, H OH, बीचों बीच खच 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 काटो, POS तो मिल जाएगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव तो है, लेकिन क्या सर इसके पास सिर्फ मेजो होने के लिए ऑप्टिकल इनएक्टिव ही पर्याप्त शर्त नहीं है? ऑप्टिकल इनएक्टिव के साथ साथ उस कंपाउंड में कायरल सेंटर भी होना चाहिए। क्या इस कंपाउंड के पास कायरल सेंटर है? कायरल सेंटर बोले तो चारों के चारों डिफरेंट हो जाए। सर यह कार्बन है, एक 6 मेंबर का रिंग है सर, ऐसे इधर इस कार्बन पे आप फोकस्ड हैं, यह इधर H है, OH है, इधर रिंग का पार्ट, इधर रिंग का पार्ट। चलो आगे बढ़ो, इसमें भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, आगे बढ़ते हैं, फिर कार्बन, और उस कार्बन से H और OH जुड़ा हुआ, मतलब कि इधर वाला सारा पार्ट एक जैसा है क्या? दोनों का दोनों। तो कायरल हुआ क्या यहाँ पर? नहीं हुआ ना बेटा, ये कायरल नहीं हुआ। सर यह कायरल सेंटर है क्या? नहीं, 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये कायरल सेंटर है क्या? नहीं। सिमिलरली जैसे यहाँ पे कायरल सेंटर नहीं हुआ था, यहाँ पर भी नहीं होगा। मतलब कि सर यह ऑप्टिकली इनएक्टिव तो है, लेकिन कायरल सेंटर नहीं है, तो मैं इसको मेजो नहीं बोल सकता। ओके, यहां पे आ जाओ, हो जाएगा। सर POS तो दिख गया। अरे गधे, दिखना नहीं क्या? ये CH3 और ये क्या है? CH3 ही तो है। तो क्या ये कायरल सेंटर होगा क्या? नहीं होगा, मतलब कि यह भी मेजो नहीं हो सकता। सर यहां पे आ जाओ, सर ये कायरल सेंटर है क्या? यस सर, ये कायरल सेंटर है क्या? हाँ है, लेकिन सर यह ऑप्टिकली इनएक्टिव तो नहीं दिख रहा। चलो पलट के हमारे पास दिखाया गया ना कि हर कायरल सेंटर पे, हमने सीखा है प्रीवियस लेक्चर्स में कि हर कायरल सेंटर पे आप इवन इंटरचेंजेस कर सकते हो, कंपाउंड नहीं बदलेगा। तो मैं एक बार करता हूं कि Cl को यहां पे ला लेता हूं, तो Br यहां पे चला जाएगा, एक बार इंटरचेंज हो गया। अब मैं Br को यहां पे ले जाता हूं और F को यहां पे ला लेता हूं। कायरल सेंटर के अबाउट कितना बार इंटरचेंज किया मैंने? इवन 2 बार इंटरचेंज किया, और 2 बार से बदलता नहीं है। और जैसे ही 2 बार इंटरचेंज करूंगा कि ऊपर का नीचे का सेम आ जाएगा, बोले तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव भी है और कायरल सेंटर भी है, तो ये मेजो हो जाएगा क्या? हमारा मेजो हो जाएगा। ये तो डी ऑल ऑफ एबव तो होगा नहीं। चलिए अब इसको समराइज कर रहा हूं मैं, है ना। हमने बहुतों के बारे में पढ़ा, इनांसियोमर्स के बारे में पढ़ा, ऑप्टिकली एक्टिव पढ़ा, डाइस्ट्रियोमर्स पढ़ा, मेजो पढ़ा, ऑप्टिकली इनएक्टिविटी के बारे में पढ़ा। सर कहीं कहीं सुपर इम्पोजिबिलिटी आ रही है, इस सब का क्या मतलब है कि समराइज करके लिखा जाए तो फिर कुछ काम लगे कि हमने किया। अगर
कंपाउंड सुपर इम्पोजेबल हो अपने मिरर इमेज पे। मतलब एक कंपाउंड है ए और दूसरा कंपाउंड है बी, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं और एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेने वाले हैं, तो इसका मतलब हुआ कि उस कंपाउंड में पक्का या तो पीओएस मिलेगा या सीओएस मिलेगा या दोनों का दोनों मिलेगा ना। और अगर ऐसा हुआ मिला तो कंपाउंड क्या होगा बेटा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। दिस इंप्लाइज कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसका क्या मतलब हुआ कि कंपाउंड और जो उसका मिरर इमेज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो एक दूसरे ये अलग अलग है या सेम ही है? सेम ही है, आइडेंटिकल कंपाउंड्स एंड तो एक पॉइंट हुआ ये, अगर कंपाउंड अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजेबल है तो इसका मतलब है कि उस कंपाउंड में पक्का पीओएस और सीओएस या दोनों अवेलेबल होगा। कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव, अगर दो कंपाउंड मिरर इमेज है और ऑप्टिकली इनएक्टिव है मतलब कि दोनों कंपाउंड अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल है। ये पहला कंपाउंड और जो मिरर इमेज बन रहा है वो दोनों क्या है? आइडेंटिकल है एक दूसरे के। इसी को मैं पलट दूं, इफ अ कंपाउंड इज नॉन सुपर इम्पोजेबल हो जाए, अगर कंपाउंड नॉन सुपर इम्पोजेबल हो जाए अपने मिरर इमेज पे तो क्या होगा? है ना, ना ही पीओएस होगा ना ही सीओएस होगा। बोथ पीओएस एंड सीओएस विल एब्सेंट, नॉट प्रेजेंट, एब्सेंट। कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? ऑप्टिकली एक्टिव। कंपाउंड से मिरर इमेज सेम होगा या अलग होगा? अलग होगा। क्या कहे जाते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, इनांसियोमर्स। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज क्या होंगे? एक दूसरे के। तो कंपाउंड और उसका मिरर इमेज क्या होगा? आर इनांसियोमर्स ऑफ ईच अदर। फटाफट आप कॉपी करें। हमने ढेर प्रकार के नोमेनक्लेचर्स करना सीखे। ईजेड नोमेनक्लेचर सीखा कहाँ पर? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में। उसके बाद आरएस सीखा। आरएस तो इसी में सीखा मैंने, है ना, वेज डैश में सीखा और फिशर में सीखा आरएस। एक और नोमेनक्लेचर प्रचलित है, कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको जान लेनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड इरिथ्रो एंड थ्रियो। इरिथ्रो एंड थ्रियो तो सीख लेंगे लगे हाथ। लिख लिए ना?
ये भी एक प्रकार का नोमेनक्लेचर ही है। जैसे हमने RS सीखा था, EZ सीखा था, वैसे ही एरिथ्रो और थ्रियो है। कहाँ पे यूज होता है सर? यह यूज होता है फिशर प्रोजेक्शन में। और नोमेनक्लेचर यूज्ड इन फिशर प्रोजेक्शन रिएक्शंस में यूज होता है। For erythro and thrio nomenclature, Fisher projection must be in accordance of golden rule। ये गोल्डन रूल क्या है? मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा, एक गोल्डन रूल हम सीखेंगे, एक गोल्डन रूल सीखेंगे। तो अगर कहीं भी हमको थ्रियो और एरिथ्रो निकालना हो तो फिशर को किस रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए? गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग्स में होना चाहिए, है ना। क्या होता है गोल्डन रूल वो जान लेंगे हम। चलिए, गोल्डन रूल क्या होता है? हमको फिशर को किस रूल में लिखना होगा? एरिथ्रो थ्रियो जानने के लिए गोल्डन रूल में लिखना होगा। तो गोल्डन रूल क्या होता है सर? दो तरीके होने चाहिए, दो रूल पक्का फॉलो करना चाहिए उस फिशर के लिए। क्या कहे जाने के लिए? टू बी अकॉर्डेंस विथ गोल्डन रूल, है ना। उस फिशर को दो रूल, दो तरीके से लिखा मैंने, उसमें दो खास बातें होनी चाहिए। कौन कौन सी खास बातें हैं? पहली बात लिखे जरा सा, अब मेरे लगे हाथ लिखते चले मेरे साथ साथ। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम should be present on vertical line। गोल्डन रूल होने के लिए फिशर को क्या होना पड़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्बन एटम होगा वो कहाँ होना चाहिए? वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए।
वर्टिकल लाइन पे होनी चाहिए। दूसरी जो खास बात होगी किसी भी फीचर में जिससे गोल्डन रूल कहा जाएगा कि यह फीचर गोल्डन रूल के तहत है, वो ये कि हायर प्रायोरिटी कार्बन, लिख ले मेरे साथ साथ, जगह नीचे नहीं है, हायर, आप ये लिख लिए क्या इतना तक? यस, है ना, लिखे फटाफट। तो कोई भी फीचर को हम गोल्डन रूल बोलेंगे कि यह फीचर गोल्डन रूल के अकॉर्डेंस में लिखा गया है, उसके पास दो खास बातें होंगी, तभी मैं बोलूँगा कि वह फीचर गोल्डन रूल के अकॉर्डेंस में लिखा गया है। कौन कौन सी खास बातें होनी चाहिए? पहला कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एटम कहाँ पे होने चाहिए? वर्टिकल लाइन पे। दूसरा कि हायर प्रायोरिटाइज फंक्शनल ग्रुप होना, जो हायर प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप होता है, कैसा फंक्शनल ग्रुप? कार्बन कंटेनिंग वाला। जैसे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में कौन कौन आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, COH में कार्बन है क्या? एल्डिहाइड में कार्बन है क्या? कीटोन में कार्बन है क्या? तो वो सारे हायर, उसका प्रायोरिटी ऑर्डर जानते हैं? यस, नोमेनक्लेचर के टाइम में पढ़े होंगे प्रायोरिटी ऑर्डर। तो हायर प्रायोरिटी वाले जो भी फंक्शनल ग्रुप है, कैसे फंक्शनल ग्रुप? जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन शामिल होता है, शुड बी प्लेस्ड एज अप एज पॉसिबल। हमको क्या करना है? उसको जितना संभव हो सके उतना ऊपर रखना है। किसमें? वर्टिकल लाइन पे। वर्टिकल लाइन पे जितना संभव हो सके उतना ऊपर रखना है। सर वो तो ठीक है, ये जो आप लिख दिए बिना क्वेश्चंस, बिना एग्जाम्पल का नहीं समझ में आएगा। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं। जैसे ये हमारे पास एक फीचर प्रोजेक्शन है, ठीक है बेटा। अब हमको ये फीचर है, क्या यह गोल्डन रूल के अकॉर्डेंस में है? तो गोल्डन रूल कहता क्या है सर? गोल्डन रूल के अकॉर्डेंस में मैं तभी बोलूंगा जब इसके कार्बन एटम जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्टिकल लाइन पे पॉसिबल हो, संभव हो कि वर्टिकल लाइन पे हो, और जो फंक्शनल ग्रुप है, कैसे फंक्शनल ग्रुप? कार्बन कंटेनिंग वाले फंक्शनल ग्रुप, वे भी वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए, और प्रायोरिटाइज में जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी का है वो सबसे ऊपर वर्टिकल लाइन पे रखा जाए। चलिए, क्या ये गोल्डन रूल के तहत है? हाँ जी, नहीं है, गोल्डन रूल के तहत ये नहीं है। ठीक है सर, क्या इसको गोल्डन रूल के तहत लाया जाए? गोल्डन रूल के तहत आएगा तभी इरिथ्रो 3O हम कर पाएंगे इसका। चलिए, तो पहला रूल क्या कहता है कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम को कहां ले जाना है? वर्टिकल लाइन पे। तो क्या कैसे ले जाऊं मैं? सर इंटरचेंज कर दो, यह CH2OH को इस CH2, यह कार्बन है सर, यह ऊपर चला जाए। तो एक बार तो इंटरचेंज कर नहीं सकते, एक बार इंटरचेंज करोगे तो कंपाउंड बदल जाएगा। सर हमको ऐसी बदलाव करना है जिससे कंपाउंड के प्रॉपर्टीज में कोई बदलाव नहीं हो, मतलब कंपाउंड नहीं बदले। तो हम क्या करेंगे? डबल इंटरचेंज करेंगे, इवन नंबर में इंटरचेंज करेंगे। तो सर एक बार मन करता है
कि CH2OH को ऊपर ले आके रख दूं, और जैसे ही CH2OH आएगा तो Cl यहाँ पर आएगा। अब एक बार और Cl और H में इंटरचेंज कर लो, Cl यहाँ पे आ जाए, H यहाँ पे आ जाए, फाइनल। सर इसमें क्या करना है सर, यहाँ भी COH को कर दे क्या वर्टिकल लाइन पे, कार्बन को वर्टिकल लाइन पे कर दूं, ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम वर्टिकल लाइन पे होने चाहिए। तो COH यहाँ पे जाएगा तो H यहाँ पे आएगा, और जैसे ही H यहाँ पे आएगा तो एक बार तो आप इंटरचेंज कर नहीं सकते हैं, डबल इंटरचेंज, तो H और Cl में भी इंटरचेंज कर दो, तो Cl उधर चला जाएगा और H इधर आ जाएगा। ठीक है, क्या यह गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग हो गया? गोल्डन रूल क्या कहता है सर, अभी देखो एक रूल को तो फॉलो कर रहा है कि मैक्सिमम कार्बन एटम वर्टिकल लाइन पे है, लेकिन दूसरा रूल क्या कहता है कि हाईली प्रायोरिटाइज फंक्शनल ग्रुप एज अप एज पॉसिबल होना चाहिए, जितने संभव हो सके उतने सबसे ऊपर रखो। तो सर यहाँ पे अल्कोहल है और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, विच वन इज हायर प्रायोरिटाइज ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को ऊपर ले जाओ। कैसे ले जाएंगे सर, ये तो इक्विवेलेंट है, यहां से कैसे ले जाएं, 180 डिग्री से बिना पेपर को टर्न किए हुए मुड़ जाओ आप, यस, तो ऐसे था ऐसे मुड़ जाओ, COH चला जाएगा क्या सबसे ऊपर, Cl इधर आ जाएगा क्या, H, देखो COH को CH2OH ढक रहा है, यस सर, Cl को इस नीचे वाले Cl को ऊपर का H ढक रहा था, तो Cl को H ढकाओ और इसमें Cl ढको, हो गया क्या? ये रूल कैसे हो गया, अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल। ये जो फिशर है हमारा, यह हमारा अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल हो गया। अब फटाफट बना ले, ये सब क्या था, ये दोनों नॉट अकॉर्डिंग विथ गोल्डन रूल। एक बार जब आप मॉलिक्यूल को फिशर में रिप्रेजेंटेड मॉलिक्यूल को आप गोल्डन रूल के तहत लिख लेते हैं, तब आप उसमें इरिथ्रो और थ्रियो बता पाने में सक्षम होंगे। आया गोल्डन रूल में कैसे लिखते हैं? नहीं आया है, गलती लिख दिया मैंने, चलो मैं देख लेता हूं। CH2 यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो 180 डिग्री, ये हाथ ऐसे था, यस, ये CH2OH था, यहां पे COH था, और ये हमारा उसका लगा हुआ H था, CH2OH का H, ऐसे करूंगा तो CH2OH नीचे जाएगा तो H अपोजिट साइड आ जाएगा क्या, CH2OH नीचे जाएगा तो H अपोजिट साइड आ जाएगा, मतलब कि H इधर आ जाएगा क्या, सही है अब, और Cl इधर चला जाएगा। यहां पर सर अगर यह COH, अब नीचे वाला का देखना, ये ऐसे था, Cl यहां पर था, अगर मैं इसको रोटेट किया तो Cl इधर चला आएगा, चलो ठीक है, वाह, Cl और H अब सही है। चलिए लिखिए अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल। अब जो नया वाला फिशर हमारा है वो गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग में है। अब भाई जब एक बार हम गोल्डन रूल लिख लेंगे, फिशर का गोल्डन रूल लिख लेंगे, तब हम अब काबिल हो चुके हैं उस फिशर प्रोजेक्शन में थ्रियो और इरिथ्रो नोमेनक्लेचर करने का, थ्रियो और इरिथ्रो नोमेनक्लेचर करने का। जब एक बार हम गोल्डन रूल में अकॉर्डेंस लिख लिए तो हम काबिल हो गए थ्रियो और इरिथ्रो का नोमेनक्लेचर करने का। TOS, T stand for trio, T stand for trio, O stand for same group opposite side, same group opposite side, E stand for erythro, S stand for same group same side,
यहाँ T स्टैंड फॉर 3O, O स्टैंड फॉर अपोजिट, कौन, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, E स्टैंड फॉर इरिथ्रो, S स्टैंड फॉर सेम ग्रुप सेम साइड। हो गया, बड़ा आसान था। गोल्डन रूल, इसमें दो कॉन्सेप्ट सीखने थे, है ना। गोल्डन रूल भी सीख लिया हमने और इरिथ्रो 3O भी सीख लिया। गोल्डन रूल भी सीख लिया और इरिथ्रो 3O भी सीख लिया। 2S 3O सेम ग्रुप अपोजिट साइड, इरिथ्रो सेम ग्रुप सेम साइड। अब बताइए, यह तो गोल्डन रूल के तहत लिखा गया है, फिर सर क्या मैं इसमें बता सकता हूं कि यह इरिथ्रो है या 3O है? सेम ग्रुप बोले तो H अपोजिट साइड है क्या? किसी के रेस्पेक्ट में सेम ग्रुप अगर H में कंसीडर करता हूं तो H अपोजिट साइड है क्या? क्या हो जाएगा अपोजिट साइड? 3O, मतलब कि यह कौन सा नोमेनक्लेचर है? 3O है। ओके, मेरा एक एग्जाम्पल इस पे फिट करेंगे अपने से। वो तो प्रीवियस एग्जाम्पल में ही मैंने इसको ठीक कर दिया, इसको बना दिया कि 3O है, इरिथ्रो है। एक नया एग्जाम्पल देखेंगे और ये आप कर सकते हैं, आप ही को करना है। बताइए, इस फीचर में बताइए कि यह 3O है या इरिथ्रो है? यह फीचर 3O होगा या इरिथ्रो होगा? क्या करेंगे? अकॉर्डिंग लिखेंगे, है ना सर। सबसे पहले हमको अगर 3O इरिथ्रो पता करना है तो इसको किसके अकॉर्डिंग लिखना होगा? गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग लिखना होगा। सर गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है गोल्डन रूल? सर पहला रूल है गोल्डन रूल के तहत होने का कि सर सारे के सारे कार्बन एटम, मैक्सिमम कार्बन एटम कहाँ होने चाहिए? वर्टिकल लाइन पे होने चाहिए। क्या मैक्सिमम कार्बन एटम वर्टिकल लाइन पे है? नहीं सर। या CH को ले जाऊं क्या मैं ऊपर? ले जाऊं? चलो भैया, अगर एक बार इंटरचेंज करने से तो काम हमारी बिगड़ जाएगी। उस बिगड़े हुए काम को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डबल इंटरचेंज करना पड़ेगा। OH यहां पे आएगा, अब मैं OH को इधर ले जाऊं और इसको H लिखूं। CHO ये तो फिट एंड फाइन है ना, इसमें कोई मगजमारी है नहीं। अच्छा, ये तो बड़ा आसानी से हो गया। अब इसको पलटो उल्टो कोई मतलब नहीं है क्या? हाँ, पलटने की आवश्यकता है क्या? नहीं, ये तो है ही CHO मतलब ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है। प्रायोरिटी ग्रुप तो सेम है, इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर सेम है, तो क्या हो जाएगा? सेम ग्रुप अपोजिट साइड। क्या हो गया ये? हाँ, 2S हमको तो याद नहीं रहता, आप भी ऐसे ही 2S। अच्छा, 3O अपोजिट साइड, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, 3O हो गया। सब पिछला भी 3O, ये भी 3O। हाँ, हो गया तो हो गया। इरिथ्रो होता तो इरिथ्रो में लिखता। अब जरा सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे स्टीरियो आइसोमर्स का पोर्शन आ रहा है, रिलेशन बिटवीन कंपाउंड्स। सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ना, इसको ही क्वाइनिंग रूल भी बोलते हैं। कोई बुक में
क्वाइनिंग रूल भी लिखता है, तो हमको रूल से नहीं मतलब है, हमको बस मतलब है सीखने से। रिलेशन बिटवीन कंपाउंड क्वाइनिंग रूल। सो इट्स एनफ फॉर टुडे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर रिलेशन बिटवीन कंपाउंड्स, मोलिक्यूल्स होगा।